हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वर्कशीट रहेगी हमारी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 80। आज की डेट रहेगी हमारी 1 फरवरी 2022 फॉर क्लास 9 के लिए। यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 परमाणु तथा अणु। इसकी हम क्या करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये हमारी वर्कशीट हो चुकी है। उसके हम टेस्ट, मान लो टेस्ट नहीं, एक बार दोबारा से हम पढ़ेंगे, ऐसा मान लो हैं। दोबारा से हम पढ़ेंगे ये याद करने के लिए कि हमें बैठ जाए दिमाग में। ओके, हम करते हैं। पहले ये पढ़ते हैं, ये क्या है। यौगिक का निर्माण भिन्न तत्वों के आपस में केवल रासायनिक अभिक्रिया करने से होता है। इन अभिक्रियाओं के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं जिन्हें हम रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम कौन कौन से हैं? पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, सेकंड है स्थिर अनुपात का नियम। ओके, अब ये देखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण अथवा विनाश संभव नहीं है। ओके, यहाँ पे देखते हैं इसका क्या दिया हुआ है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के द्रव्यमान यानी कि मास का कुल योग हमेशा अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। A + B = C + D। यानी कि मान लो A कितना है 4G, B कितना है 10G यानी कि ग्राम, एंड C है 2.5 ग्राम, D है 11.5 ग्राम। अभिकारकों का द्रव्यमान = 14G = उत्पादों का द्रव्यमान 14G। इन दोनों को प्लस करने पे बच्चों, 10 और 4 को प्लस करेंगे 14, इनको इसको प्लस करेंगे तो 14। ये देख लेते हैं क्या लिखा है। यौगिकों का निर्माण करने वाले तत्व सदैव स्थिर अनुपात में ही अभिक्रिया करेंगे, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो या यौगिक किसी भी पद्धति से बनाए गए हों। ओके, और सेकंड है, यह रासायनिक पदार्थ यानी कि यौगिक से उसे बनाने वाले तत्व सदैव अपने द्रव्यमानों के एक निश्चित या फिर स्थिर अनुपात में उपस्थित होते हैं। ये किसका नियम था? स्थिर अनुपात का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बने यौगिक के तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो ये रहा, हम ये पढ़ते हैं अब उदाहरण है क्या हमारा? उदाहरण, यौगिक जल यानी कि H2O का निर्माण करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व अपने द्रव्यमानों के स्थिर अनुपात क्रमशः 1:8 में ही अभिक्रिया करते हैं। जैसे 1 ग्राम हाइड्रोजन से जल बनाने के लिए हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन की और 2 ग्राम हाइड्रोजन की जल बनाने के लिए केवल 16 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे ऑक्सीजन की उपस्थित मात्रा कितनी भी हो। वैसे ही यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः 3:8 होता है। और अमोनियम यानी कि NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात क्रमशः 14:3 होता है। तो बच्चों, मैं आपको ये एक बात बता देती हूँ, वैसे भी आपकी बुक में दिया होगा, जिसकी ये जो होता है H2O किसका मात्रक होता है? मैं पहले ये रफ कर देती हूँ। अब देखिए, जो H2O होता है वो किसका मात्रक होता है? जल का। लेकिन जल में जो है H2O क्यों लिखा जाता है? H मतलब होता है हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन, और O मतलब होता है ऑक्सीजन। ओके, तो जो हाइड्रोजन होता है वो 2 होता है, हाइड्रोजन की मात्रा 2 होती है, यानी कि हाइड्रोजन जो होता है वो 2 बार डाला जाता है, यानी कि 2 बार उसकी मात्रा 2 होती है। आप इतना समझिए, उसकी मात्रा जो होती है वो 2 होती है, तो इसीलिए उसको कितना वो दिखाया जाता है, मतलब उसको 2 ही आप डालोगे तो ही आप जल बना पाओगे, वरना आप कुछ और बना दोगे। उसका मतलब अगर आप 3 कर देते हो तो कुछ और हो जाता है। तो H को आप 2 बार करते हो तो होगा H2 हो जाएगा। H को 2 बार, यानी कि हाइड्रोजन को 2 बार करोगे तो वो 2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन, यानी कि H2O इज इक्वल टू ऑक्सीजन। यानी कि जल किस किस से बना हुआ होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ओके, ऐसे ही हमारा क्या होता है, एक और ले लेते हैं, यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यानी कि CO2 इज इक्वल टू के क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रक होता है। सो देखिए, इसमें जो होता है ये C जो होता है वो क्या होता है? कार्बन, और O जो होता है वो होता है ऑक्सीजन। ओके, ये ऑक्सीजन होता है, यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 2 होती है। ओके, तो यानी कि C होता है 1 एंड O होता है 2, तो 1 को तो लिखते नहीं है तो 1 ऐसे ही रहेगा, CO2, यानी कि क्या हो गया हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड एक और देख लेते हैं, ये क्या है? NH3। NH3 है हमारा, ठीक है बच्चों। NH3 होता है, किसका होता है ये? अमोनिया का होता है। जैसे कि N जो होता है वो हमारा क्या होता है? नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा कितनी होती है? 1। एंड जो H होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के क्या बनता है? ओमिनिया। ओके, तो अब हम वो करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक संयोजन के 2 नियम बताइए। सो करते हैं इसका हम आंसर। सो ये रहे हमारे आंसर्स। रासायनिक संयोजन के 2 नियम हैं। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्या 2 भिन्न स्थानों से लिए गए शुद्ध जल की रासायनिक संरचना में कोई भिन्नता हो सकती है? समझाइए। नहीं, जल की रासायनिक संरचना में कोई भिन्नता नहीं हो सकती, क्योंकि स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार जल कहीं से भी लिया जाए उसके तत्व का अनुपात हमेशा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 3G कार्बन को 8G ऑक्सीजन में जलाने पर 11G यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो 24G कार्बन को 64G ऑक्सीजन में जलाने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी? आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के कौन से नियम के आधार पर है? सो इसका आंसर करते हैं। सो ये आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का स्थिर, ये जो है हमारा कौन सा अनुपात है? ये हमारा स्थिर अनुपात का नियम है। जैसे ये देख लेते हैं, C+O2 यानी कि CO2, 12 + 13 इज इक्वल टू 44, यानी कि जो आप अपनी बुक में देखोगे तो
जो है सी होता है उसका मात्रा वो कितना होता है, 12 होता है, यानी कि कार्बन 12 होता है, और जो ओ होता है वो 16 होता है। अगर आप 16 और 16 यहाँ पे O2 है ना, तो 16 और प्लस 16 कितना होता है, 32 होता है ना। तो इस प्रकार से हमारा 32 आया इक्वल टू 44 इन दोनों को प्लस करने पे। ओके, एंड यहाँ पे आया 3, इसका होता है ना 3 और यहाँ पे 8, 3:8। फिर यहाँ पे आ गया क्या, 11/2 फिर यहाँ पे आ जाएगा 1/4, फिर इंटू 1/4, फिर 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 11 इंटू 8 इज इक्वल टू 88। 3 इंटू 8 इंटू 3, 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 11 इंटू 8 इज इक्वल टू 88। ओके, वैसे आप लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये रहा, जल का निर्माण किन किन का तत्वों से होता है। मैंने ऊपर भी बताया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से के द्वारा होता है H2O। सो हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी भी वर्कशीट में डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, एंड आपको किसी भी चैप्टर के पे समरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, एंड आपको किसी भी ग्रामर टॉपिक पे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड आपको मैंने पहले ही 2 वीडियोस सेंड की हैं ग्रामर की, तो आप वहाँ पे जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं। सो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे शेयर कीजिएगा, एंड बेल आइकन प्रेस कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो। सो बाय।